मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश और मौर्य वंश के भाग 4 में हम सम्राट अशोक के बाद जो अन्य राजा हुए हैं उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश में कुल 9 प्रशासक हुए हैं और इनमें हमने भाग 1 में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अध्ययन किया था। भाग 2 इतिहास के जो भाग 2 है मौर्य वंश का, उसमें हमने बिंदुसार के संबंध में अध्ययन किया। भाग 3 इसमें हमने सम्राट अशोक के संबंध में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अशोक के पश्चात 6 अन्य जो शासक हुए हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। आइए देखें। सम्राट अशोक के पश्चात केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो गया, अर्थात देखें तो मौर्य वंश के 9 शासकों में प्रथम 3 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं सम्राट अशोक महान शासक हुए, किंतु इसके बाद के जो शासक थे वे एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। केंद्रीय नेतृत्व जो पहले अशोक के समय तक केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन इन राजाओं के आने के पश्चात केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो गया और जहाँ जो उपराजा था या जो प्रशासन की बागडोर जिसके हाथ में थी वह धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगा, अर्थात जो विशाल साम्राज्य था धीरे धीरे सने सने वह छोटा होता गया। अशोक के बाद कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ जो उस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। इतिहास में भी अशोक के बाद के शासकों का कोई विशेष उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इतिहास तो महान पुरुषों के बारे में लिखा जाता है, कमज़ोर शासकों के बारे में नहीं। लेकिन सम्राट अशोक के पश्चात जो शासक थे वो एक कमज़ोर शासक थे, इसलिए इतिहास के संबंध में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, केवल दशरथ मौर्य एवं संप्रति के संबंध में इतिहास में कहीं कहीं कुछ उल्लेख देखने को मिलता है। माना जाता है कि अशोक के बाद अशोक का साम्राज्य बढ़ने लगा था। पूर्वी भाग में जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी वहाँ अशोक का पौत्र दशरथ मौर्य ने प्रशासन संभाला। वहीं पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी उज्जैन थी वहाँ कुणाल को प्रशासन की बागडोर सौंपी गई, किंतु कुणाल जो पद्मावती का पुत्र था तथा अशोक की पत्नी जो सबसे छोटी पत्नी थी तिष्यरक्षिता के षड्यंत्र के कारण जो नेत्रहीन हो गया था उसे प्रशासन संभालने का मौका मिला, किंतु उसका पुत्र सन्मति ने वहाँ पर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। इस तरह से इन 2 का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कश्मीर पर अशोक पुत्र जालोक के संबंध में ये पता लगता है, ये माना जाता है कि वह अशोक का पुत्र था, लेकिन इसके संबंध में कोई विस्तृत कि किस वास्तव में किस रानी का ये पुत्र था जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो अशोक पुत्र जालोक ने सत्ता अपने हाथ में लेकर केंद्रीय नेतृत्व से अलग अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अर्थात जो अशोक का पुत्र था जालोक जिसके प्रशासन की बागडोर कश्मीर की उसके हाथ में थी, उसने अशोक महान के पश्चात अशोक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। माना जाता है कि जालोक शिव भक्त था और उसने अपने राज्य में अनेक शिव मंदिर का निर्माण कार्य भी कराया था। मौर्य वंश में शक्तिशाली राजा न होने से मौर्य वंश का अब क्रमशः सने सने विघटन होने लगा, अर्थात वह और छोटा होने लगा। इस तरह बृहद्रथ के समय साम्राज्य का अंत हो गया और शुंग वंश की स्थापना हो गई, अर्थात शुंग वंश के साम्राज्य का आरंभ हो गया। आगे अब हम देखेंगे जो अशोक के पश्चात कौन कौन से राजा हुए, उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा और उनके संबंध में जो संक्षिप्त जानकारी इतिहास में हमको देखने को मिलती है उसके संबंध में हम देखेंगे। सबसे पहले दशरथ मौर्य 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व, अशोक का पौत्र
और माना जाता है तिवल या तिबला का पुत्र दशरथ मौर्य के संबंध में अनेक अभिलेखों में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक की तरह ही दशरथ मौर्य ने भी अनेक गुहाओं या गुफाओं का निर्माण कार्य कराया था तथा आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन की पहाड़ी को दान में कर दी थी। आजीविक का मतलब एक और विशेष संप्रदाय जो था, जो संप्रदाय जो इस हेतु आजीविकों के संबंध में माना जाता है कि ये दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में जमीन पर विकसित हुआ एक नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। और आजीविका के संबंध में ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि ये महावीर स्वामी और बुद्ध के समकालीन ये धर्म का था और विद्वानों ने आजीवक दर्शन को नियतिवाद या नियति के अधीन करा, अर्थात ये हिंसा के विरोधी होते थे तथा ऐसा कोई व्यापार नहीं करते थे जो जिसमें जीव हिंसा हो। तो ये आजीविका थे और इनके जो अनुयायी थे, इनके जो आजीवक समुदाय के सदस्य थे, उनके लिए दशरथ मौर्य ने विभिन्न प्रकार के जो गुफाएं निर्माण की और उनमें उनको रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी, अर्थात नागार्जुन की पहाड़ी वगैरह इनको दान कर दी थी। इन गुहाओं के लिखित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दशरथ मौर्य को भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय कहा जाता था। 224 ईसा पूर्व में दशरथ मौर्य की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इनके चचेरे भाई संप्रति ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और कहा जाता है कि कुणाल के नेतृत्व होने के कारण उन्हें गद्दी नहीं सौंपी गई थी और यह वादा किया गया था, सम्राट अशोक ने यह वादा किया था कि चूँकि तुम नेत्रहीन हो अतः तुम्हें गद्दी नहीं सौंपी जा सकती, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है संप्रति उसे जरूर राजा बनाया जाएगा। दशरथ मौर्य की मृत्यु के पश्चात संप्रति के राजा बनते ही सम्राट अशोक का जो वादा था वो पूर्ण हो गया। इस तरह ये दशरथ मौर्य का जीवन के संबंध में है। इसके बाद संप्रति के बारे में देखें, 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक लगभग 9 वर्ष का इनका प्रशासन रहा। माना जाता है कि पिता कुणाल के नेतृत्व होने के कारण संप्रति ने ही गद्दी संभाली। दशरथ मौर्य की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर संप्रति बैठा। संप्रति जैन धर्म में विश्वास रखता था तथा उसने अपने शासनकाल में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण कार्य भी किया। संप्रति के पश्चात शालीशुक ने साम्राज्य संभाला। अब शालीशुक के बारे में देख लें, 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक अर्थात लगभग 13 वर्ष के इनका शासनकाल रहा। संप्रति मौर्य के पुत्र एवं मौर्य वंश के 5वें शासक थे। गार्गी संहिता के अनुसार प्राण अखंड के में इनका झगड़ालू एवं अधर्मी शासक के रूप में उल्लेख है, अर्थात गार्गी संहिता ये कहती है कि जो प्राण अखंड इनका है उसमें मानते हैं कि शालीशुक एक झगड़ालू एवं अधर्मी शासक था। कहा तो ये जाता है कि ये धर्म की केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते थे, लेकिन कार्य में ये अधर्म किया करते थे, अर्थात बोलते तो सही थे पर इनके जो कार्य होते थे वो गलत होते थे। इनके समय में मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। लोग इनसे मतलब खफा होने लगे और जो मौर्य साम्राज्य था पतन की ओर अग्रसर होने लगा। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र देववर्मन ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। देववर्मन मौर्य 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व लगभग 7 वर्ष। शालीशुक की मृत्यु के पश्चात देववर्मन ने गद्दी संभाली। कुछ अभिलेखों में इनका नाम देवधर्मन भी देखने को मिलता है। यह मौर्य साम्राज्य के 7वें शासक रहे। इतिहास में इनके संबंध में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल कुछ किंवदंतियाँ ही हैं जिसे हम इतिहास में शामिल नहीं कर सकते। अगला है इनके पश्चात शतधन्वा मौर्य 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक के लगभग 8 वर्ष शतधन्वा मौर्य ने प्रशासन किया। और शतधन्वा का एक और नाम शतधनुष भी है ऐसा माना जाता है। यह मौर्य वंश के 8वें शासक थे। इनके संबंध में भी कोई विशेष जानकारी इतिहास में हमें प्राप्त नहीं होती है। आगे देखें, इनके पश्चात
बृहद्रथ मौर्य 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक लगभग 7 वर्ष बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात मौर्य वंश समाप्त हो गया था। सम्राट अशोक के समय में साम्राज्य का जितना विस्तार हुआ था, बृहद्रथ के समय में राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, पर साम्राज्य बहुत छोटा हो चुका था। अर्थात राजधानी तो वही थी जो सम्राट अशोक के समय थी, लेकिन इनका जो साम्राज्य था, जो बहुत विशाल साम्राज्य था, वो सिकुड़ के बहुत छोटा हो चुका था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में बृहद्रथ एक कमज़ोर शासक माना जाता है। एक बार बृहद्रथ के सामने मौर्य सेना का शौर्य प्रदर्शन करने के बहाने पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी, और कुछ जगह तो ये भी कहना है कि भरी सभा में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह मौर्य वंश का अंत हो चुका और पुष्यमित्र शुंग ने प्रशासन अपने हाथ में लेकर शुंग वंश की स्थापना की। इस तरह ये मौर्य वंश का समापन और एक नया वंश स्थापना हो गई। आने वाले वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने अन्य मित्रों को भी इसे भेजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से तत्काल प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।